ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, वो देखेंगे। आप पहले लिख लें, देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। पोर्टफोलियो, फंक्शनल, ज्योग्राफिकल। लिख लिया जी। कंसेप्ट 5 का ए पॉइंट लिख लिया। अब कंसेप्ट 6 लिखिए, पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि म्यूचुअल फंड के 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन based on the securities in which funds are invested. Based on the securities in which funds are invested. बेटे हम कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन। बॉन्ड फंड्स, स्टॉक फंड्स, इनकम फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, बॉन्ड फंड्स, स्टॉक फंड्स, इनकम फंड्स, मनी मार्केट फंड्स। ठीक है जी। बड़े सारे होते हैं बेटे, लिवरेज, ग्रोथ, डुअल पर्पस, गोल्ड फंड्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे होते हैं बेटे। आप नाम सुनते रहते होंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। गोल्ड फंड का मतलब है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट करें। ग्रोथ फंड का मतलब है जो स्टार्टअप कंपनीज में करें जहां ग्रोथ ज्यादा होती है। लीवर्ड का मतलब है जहां पर रिस्क ज्यादा है। तो बेटे अलग अलग तरह के हैं। जैसे चावलों के अलग अलग तरह से खा सकते हैं, पुलाव खा सकते हैं, प्लेन खा सकते हैं, जीरा राइस खा सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं। अलग अलग तरह है ना बेटे। चावल को दूध में भी डाल के तो खा सकते हैं। तो बेटे अलग अलग वेज हैं पोर्टफोलियोज के, उसके बेसिस में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। लिख लिया जी बेटे। कंसेप्ट 6 लिख रहे थे आप, पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ कंसेप्ट नंबर 7 लिख रहे हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। बेटा मैंने कहा था 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं, पोर्टफोलियो, फंक्शनल, ज्योग्राफिकल। अब आप फंक्शनल लिख रहे हैं। फंक्शनल में तो 2 ही होते हैं बेटा, लिख लो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। आपको मालूम है बेटे कुछ 5 स्टार्स ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं 7 स्टार। बेटे 7 स्टार का यही फीचर है कि 24 घंटे उनका रेस्टोरेंट ऑन रहेगा। आप रात को 2 बजे जाएं, 3 बजे जाएं, 4 बजे जाएं, खाना कॉफी सब खुला होगा। और बेटे कुछ होते हैं 5 स्टार जो 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं या 1 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, फिर सुबह खुलेंगे। तो बेटे इसी तरह से म्यूचुअल फंड में आप जब मर्जी जाकर शेयर्स खरीद लें, यूनिट्स खरीद लें, वहीं पे म्यूचुअल फंड से कभी भी खरीद लें, किसी भी टाइम पे खरीद लें। उसको बोलते हैं बेटे ओपन एंडेड, जिनका शटर हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं होता। जैसे कुछ मेडिकल शॉप्स होती हैं, हर समय खुली रहती है, 24 घंटे तक खुली रहती है, जो हॉस्पिटल्स में मेडिकल शॉप्स होती है। लेकिन हमारी कॉलोनीज में जो मेडिकल शॉप्स हैं वो बंद हो जाती हैं। तो मैंने कहा 2 तरह के फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। लिख लें। लिखा जी। कंसेप्ट नंबर 7 लिख लिया सभी ने। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। उसके बाद है जी
कंसेप्ट नंबर 8, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। कंसेप्ट नंबर 8 है जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आप इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया के बाहर मॉरिशस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि दूसरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है इंडिया के आप, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप बाहर कर सकते हैं। ऑफशोर इन्वेस्टमेंट, ऑफशोर फंड्स। बेटे थ्योरी में बार बार आता है, प्रैक्टिकल आना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। यही तो मेरी भावना है कि आपको समझ जाए बेटे। तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कंसेप्ट नंबर 8। टू टाइप्स, तो इसका मतलब पोर्टफोलियो की बहुत सारी होती है, फंक्शनल दो होती है, जोग्राफिकल भी दो होती है। बस बेटे कंसेप्ट 9th और एक 10th लिखना है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 कर पाएंगे। मीनिंग कंसेप्ट 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए प्रैक्टिकल के लिए। मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स। मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स। मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स। लिखे बेटा। कितनी प्यारी बात है बेटे, मैंने एक एक लाइन में लिखी है, किसी बुक से कॉपी थोड़ी की है बेटे, अपने वर्ड्स में पहले लिखी है, फिर पीपीटीज बनाई है। कितनी प्यारी बात है बेटे, मेरे को अपने आप को शाबाशी देने का मन कर रहा है। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स आर नोन एज यूनिट्स, शेयर होल्डर्स आर नेम्ड एज यूनिट होल्डर्स। बी पॉइंट में, म्यूचुअल फंड्स आर बेनिफिशियल for those types of investors who suffer from lack of knowledge or lack of time। बेटे आप जब कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, आपको अपनी कंपनी के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा आपके पास। तो बेटे जब आप प्रोफेशनल हो गए, अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता है आपको, तो क्या लगता है बाहर का इंसान कैसे पता लगाएगा बेटे, कहाँ है उसके पास टाइम। तो सी पॉइंट लिखें। बस बेटे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा था पता नहीं, मैं मन ही मन सोच रहा था हो पाएगा नहीं हो पाएगा, होगा बेटे। कंसेप्ट नंबर 10 9th लिख लिया क्या सभी ने बेटे? 9th था मीनिंग ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट होल्डर्स। बेटे शेयर्स और शेयर होल्डर्स नहीं, यूनिट एंड यूनिट होल्डर्स, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है बेटे, कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है। हमने उसको म्यूचुअल फंड बनाया, ट्रस्ट में ये रजिस्टर्ड है। चलिए बेटे कंसेप्ट 10 आप लिख लें पहले। मीनिंग ऑफ नेट एसेट वैल्यू लिख लें।
बेटे मीनिंग ऑफ नेट एसेट वैल्यू एनएवी लिख लीजिए। एनएवी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट विच द होल्डर ऑफ वन यूनिट विल गेट। जैसे बेटे आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में एक चैप्टर पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स एंड शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स में, उसमें शेयर्स की वैल्यूएशन करने में हम एक तरीका करते थे इंट्रिंसिक वैल्यू, कि अगर आज ये कंपनी बिक जाए या इसकी लिक्विडेशन हो जाए तो एक शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे, उसी का नाम है बेटे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, बस बेटे वही विचारधारा आज हम यूज कर रहे हैं कि अगर आज ये म्यूचुअल फंड डिसॉल्व हो जाए या लिक्विडेट हो जाए तो एक यूनिट होल्डर की झोली में, एक शेयर होल्डर यूनिट होल्डर की झोली में, ये झोली है, ये झोली है, मान लो झोली भर दो मेरे राम, ये झोली है, एक यूनिट होल्डर की झोली में कितने एसेट्स आएंगे, उसी का तो नाम है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू। चलिए बेटे बी पॉइंट है, एनएवी इज सिमिलर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मैंने अभी अभी बताया। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, मतलब एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर दे, एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर दी तो बेटे नेट एसेट्स बचेंगे, और कितने यूनिट होल्डर्स हैं भाग कर देंगे तो बेटे वही फॉर्मूला लगा रहे। बेटे डी पॉइंट तो जरूर बनाइएगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है, बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीख नहीं रहे, हम अभी लॉजिक सीख रहे हैं कि एनएवी कैसे निकाली जाती है एक शेयर होल्डर की, एक यूनिट होल्डर की। तो आपको बैलेंस शीट तो बनानी आनी चाहिए, लिखो, और लिखने के बाद मुझे बताओ इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड के स्पेसिफिक फीचर्स क्या है। Following can be the components of balance sheet of mutual fund. Following can be the components of balance sheet of mutual fund. कैपिटल एंड लायबिलिटीज, बेटे हम अगर पुराने हिसाब से बनाए तो उसमें लिखा हुआ यूनिट कैपिटल, रिजर्व्स, अक्रूड एक्सपेंस, अदर करंट लायबिलिटीज। देख लीजिए अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या, यूनिट कैपिटल, रिजर्व्स, अक्रूड एक्सपेंस, अदर करंट लायबिलिटीज। बेटे शेयर कैपिटल तो होगी नहीं, यूनिट कैपिटल होगी, वो बेटे डिबेंचर्स नहीं हो सकते, बेटे लोन्स नहीं ले सकते। हाँ कुछ अभी इनको अक्रूड एक्सपेंसेस हो सकते हैं या अदर करंट लायबिलिटीज। और एसेट्स में देखिए कोई फिक्स एसेट्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स ही बेटे इनके फिक्स एसेट्स होते हैं। जैसे बैंक के एसेट्स देखो तो कैश होता है, म्यूचुअल फंड के एसेट्स ही इन्वेस्टमेंट्स होती है। रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम, इनको म्यूचुअल फंड ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उनको डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, अक्रूड इनकम, रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। तो बेटे एक बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाया है। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, प्लीज बनाइए, सभी बनाइए। देखिए हम जब तक नहीं करेंगे तब तक बातें कम समझ आएंगी। आप ऑडिट मत कीजिए, आप लिखकर मिलकर कीजिए। जैसे नींबू होता है पानी में कैसे मिल जाता है तो ज्यादा स्वाद आता है, नींबू का नहीं मैं तो अलग अलग ही रहूंगा, पानी से मिलूंगा नहीं, तो बेटे कहाँ स्वाद आएगा। तो बेटे मिलना है, कैसे लिखना है, लिख लिख के करना है। ई पॉइंट लिख लीजिए, टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग एनएवी। अभी समझा दूंगा। देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग एनएवी। एक तो होती है एसेट अप्रोच, जैसे आप अगर खाली एसेट्स ही ले लें, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम, अदर करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटीज माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस, तो ये एसेट अप्रोच होगी। और आप यूनिट कैपिटल रिजर्व्स ले लें, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे,
कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो मेथड से निकालते थे, एक तो होता था एसेट अप्रोच, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको ऐड कर देते थे इक्विटी प्लस डेट को। इसी तरह से यहाँ पे भी दो तरीके हैं एनएवी को निकाल लेंगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। मेथड 2 यूनिट कैपिटल प्लस रिजर्व्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। डिवाइड देखिए दोनों से हम एक ही कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, लेकिन न्यूमरेटर में क्या लिखा है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज और यूनिट कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ई पॉइंट लिख लिया जी, FGH लिख दीजिए। बस हम शुरू करने वाले हैं बेटे प्रैक्टिकल अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। एक बेटे ने तो छोटा मुंह कर लिया, एक बच्चे ने वो बस इतना मुंह छोटा कर लिया, कह रहा है मास्टर आज लिखवाते ही जा रहा है, लिखवाते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। बेटे क्या करूं, मन की भावनाएं हैं, बताना पड़ता है बेटे, क्या करूं, रुक ही नहीं पाता अंदर से। और बेटे जब तक मैं थ्योरी कंसेप्ट ना बताऊं तो प्रैक्टिकल करने का क्या मतलब है। बेटे मैं आपको मछली नहीं दे रहा, मैं मछली पकड़ना सिखा रहा हूं। बेटे मछली पकड़ना आ गया तो सारी मछलियां आपके पास वैसी आ जाएंगी बेटे। चलिए लिखिए, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस विल बी काउंटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनएवी इन म्यूचुअल फंड। अभी देखेंगे क्या मतलब होता है अनअमोर्टाइज्ड, ऐसे एक्सपेंसेस जो डेफर्ड रेवेन्यू हैं, जो अभी डेबिट नहीं हुए, जो अभी राइट ऑफ नहीं हुए और जो एसेट साइड में आ रहे हैं, उनको भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि वो हमारे एसेट्स ही है। ठीक है जी। एनएवी इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, क्योंकि बेटे हर यूनिट होल्डर कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तो हर रोज, मैं तो कहूंगा हर मिनट में एसेट्स की चेंज होती है। So it is calculated on daily basis, daily basis, daily basis. It means NAV is calculated on the basis of market values, क्योंकि बेटे आप बताइए जो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है वो शेयर्स में किया है और शेयर्स की वैल्यू हर रोज चेंज हो रही है, तो बेटे मार्केट वैल्यू से तो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, एच पॉइंट। खत्म है बेटे। देखो बेटे कंसेप्ट 10 लिख लिया, क्या पूरा लिख लिया, मीनिंग ऑफ एनएवी। अब क्या होगा अगली क्लास में लिखना ही नहीं होगा कुछ, लेक्चर 2 में तो लिखना ही नहीं होगा। जब सारे कंसेप्ट लिख लिए और 17 कंसेप्ट तक करने हैं तो 10 तो लिख ही लिए, 11वां भी लिख लेंगे, खत्म। तो अगली क्लास का हमारा काम हल्का हो जाएगा। ठीक है जी, ये लिख लिया, फिर उसके बाद आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया, फिर मेथड्स लिख दिए, लास्ट ये वाली बातें भी लिख दी। बस बेटे एक मुझे लगता है 1 सेकंड में चेक कर लूं, बस बेटे मेरा अगर सच में प्यार करते हो ना मुझसे तो आप बेटे, चलिए छोड़िए मैं आपसे बात नहीं करता, आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं बेटे, मैं कंसेप्ट नंबर 11 बाद में लिखवाऊंगा। आप सभी पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएं, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएं, आइए मेरे बेटे। हाँ बेटा, लो बेटा आपके लिए निकाल दिए बेटे पहला क्वेश्चन, लो बेटे। मैंने टोटल 8-9 क्वेश्चन ही दिए हैं और टोटल हमें 17 कंसेप्ट ही करने हैं। सीएस प्रोफेशनल लेवल के लिए म्यूचुअल फंड कोर्स में है, न्यू सिलेबस में है, करके जाना चाहिए, बार बार आ रहा है और ये फ्री के नंबर है, वैसे भी आना चाहिए, मेरा ये प्यार है कि मैं करा रहा हूं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज खोल लीजिएगा अपनी बुक में और देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है वहां पर, प्लीज खोलिएगा।
मैंने थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा कर दिया है बेटे। नेम ऑफ स्कीम मनी प्लांट। आप सबके घर में मनी प्लांट होगा बेटे, एक ऐसा पौधा जिसमें कहते हैं कि मनी रहता है, जितना ज्यादा होता है पत्ते उतना ज्यादा मनी आता है, उसी को तो बोलते हैं मनी प्लांट। तो बेटे नेम ऑफ स्कीम मनी प्लांट, साइज ऑफ द स्कीम 100 lakhs, नेम ऑफ स्कीम मनी प्लांट, साइज ऑफ स्कीम 100 lakhs। ठीक है जी। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बेटर वर्ड था यूनिट, तो आप यूनिट लिख लें, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो फेस वैल्यू ऑफ यूनिट 10 रुपीज। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स लिख लें, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम, लायबिलिटीज, अक्रूड एक्सपेंसेस, एनएवी। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, आप सबने एक कसम खानी है। चलिए पहले देख लीजिए क्वेश्चन। बेटे कसम ये खानी है कि हम हमेशा एनएवी निकालने से पहले, हम हमेशा बेटे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में एक नोट 1 तो जरूर लिख लें, घर के लिए बेटे, नोट पेपर में नहीं लिखना, घर के लिए। इसमें बेटे कसम है, कसम है, कसम है, हाँ कसम है।